चलो अरे स्टार्ट करें मेरे बच्चे। बबलू भैया थोड़ा सा, हेलो, हाँ ठीक है। चलो देखो मेरे बच्चे, बस सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक हम लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, एक हमने एलएलपी पढ़ लिया। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे लॉ का इंट्रोडक्शन। ठीक है, लॉ का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉपी निकाल के रखिएगा सब जिसको भी लिखना हो। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सुनना। देखो चैप्टर नंबर 1, बस बेटा देखो चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि रेगुलेटरी क्या होती है, और रेगुलेटरी पता चल जाए तो ये बता देना रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये भी पता चल जाए तो बता देना रूल्स क्या होते हैं, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, बाप रे बाप, ऑर्डिनेंस क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, कस्टम क्या होता है। अरे बाप, समस्याएं बहुत है जीवन में, समाधान सिर्फ समझना है। तो सुनो, लो, सबसे पहले लो की बात करते हैं। क्या है लो? लो का जन्म कहां से हुआ, लो की उत्पत्ति कहां से हुई, समझ में आया? तो हमारे देश में लो को जन्म देने वाला लोन, तुम लोग बहुत मस्ती करते हो यार। सुनो, हमारे देश में लॉ की उत्पत्ति, बस लॉ की उत्पत्ति कहां से हुई? कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ ऑफ लैंड। मतलब सारे लॉ की जमीन कहां पे हो गई है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं लोन, लॉ ऑफ लैंड, जहां से सारे लॉ निकले, जहां पे वो टिके हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले हमको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बेसिस पे हमारा देश गवर्न करता है। सबको पता है किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन? किसने बनाया? अरे कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? भीमराव अंबेडकर जी ने बना के उसको फाइनल करवाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन सारे लॉ का क्या है? बेस। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? लोन, लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, यानी कि सारे कानूनों की जमीन, जिसपे सारे कानून बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं, उससे बाहर तेज नहीं चल सकते। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लोन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन किस तारीख से एप्लीकेबल हुआ बताओ? हमारे देश में कब से एप्लीकेबल हुआ? 26 जनवरी 1950। इस दिन से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रिपब्लिक डे।
किस नाम से जानते हैं? रिपब्लिक डे। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास कब हुआ, उसको पास कब किया गया, अप्रूव कब किया गया हमारे देश के लिए? हमारे देश में फोर्स में तो आ गया इस तारीख से, लेकिन पास कब हुआ? ये पास हुआ था 26 नवंबर 1949। इस दिन को ये अप्रूव हुआ था, इसलिए इस दिन को क्या नाम से पुकारते हैं? लो डे। क्या नाम से पुकारते हैं? लो डे। कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ध्यान से देखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब से फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पास कब हुआ था? 26/11 याद हो सकती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? लो डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ठीक है। आया, तो ये हमको पता होना चाहिए। अब सुनना, ठीक है, तो सुनना, 1950 के बाद हमारे देश में जो भी होगा एज पर कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। सारी चीजें हमारे देश में कैसे होंगी? कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो सब कहां बनते हैं? पार्लियामेंट। सभी को पता है हमारे देश में कानून जितने भी होते हैं सब कहां बनते हैं मेरे बच्चे? पार्लियामेंट में बनते हैं। कहां बनते हैं मेरे बच्चे? पार्लियामेंट में ही। क्यों बनते हैं? क्योंकि ऐसा किसने बताया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसने बताया? तो मेरा एक सिंपल सा डाउट है, क्योंकि बुक में नहीं है वो चीज, क्या कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारे देश में कानून नहीं बनते थे क्या? आपको पता होना चाहिए 1947 में हमको आजादी मिली, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसके बाद हमारा सारा काम कैसे होता है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 1947 से पहले हमारे देश में जो एक्ट बनते थे, अच्छा पहले क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडिया। 1947 से पहले क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडिया। और जितने भी कानून होते थे यूके की पार्लियामेंट में पास होते थे, यूके की पार्लियामेंट में पास होके हमारे देश में आते थे। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, जब हमको आजादी मिल गई और ये 1950, इस बीच में जो भी कानून बने वो कहां पास हुए? क्योंकि 1950 के बाद तो पार्लियामेंट में पास होते हैं, 1950 से पहले, लेकिन 1947 के बाद, क्योंकि 1947 से पहले तो यूके की पार्लियामेंट में पास होते थे। लेकिन इस बीच में हमारे देश में जो एक्ट बने हैं वो कैसे पास हुए? तो तुम बोलोगे ऐसा कोई एक्ट ही नहीं बना ऐसा। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चौराहे पे पास किया क्या? मेरे को एक बात बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 है, तो मेरे ख्याल से 1950 से पहले ही पास हुआ। मतलब आप ये सोचो, हमारे देश में फ्रीडम फाइटर ने क्या सोचा? कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहेगा, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बनाओ। कितनी लिटरली चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करना इतना इंपॉर्टेंट कर दिया था, क्योंकि ये नहीं होगा तो कंप्लायंस कौन देखेगा? फाइनेंशियल कौन देखेगा? हमारा देश फाइनेंशियली बिल्कुल खराब हो चुका था, तो ये जरूरत थी कि एक एक्सपर्ट आए, इसलिए ये एक्ट बनाना बहुत जरूरी था कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो मेरा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहां पे पास हुआ? तो ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा आपके सोशल में, वहां पे ये बोला था, ऐसा पोस्टर भी देखा होगा आपने, बताऊं कौन सा पोस्टर? ऐसा सेम टू सेम ऐसा पोस्टर था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहां पे नीचे लिखा हुआ था, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 था, सेम टू सेम लिखा हुआ था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया है किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे अभी पार्लियामेंट बोलते हो ना, पहले क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या थी पहले?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, समझ में आया? और इसमें कौन बैठे होते थे? फ्रीडम फाइटर्स। बोलो आया मेरे बच्चे समझ? तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही एक्ट बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी हमारे देश में एक्ट बनते थे। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई हमारे देश की। अब मैं बात करता हूं पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला लॉ कहां बनाया गया? सबसे पहला लॉ कहां बनाया गया? सबसे पहला लॉ था मेरे बच्चे कोड ऑफ हामुराबी। सबसे पुराना जो कानून है वो कौन सा है? कोड ऑफ हामुराबी। सर ये कैसा नाम है हामुराबी? हामुराबी एक राजा था बेटा, ऐसा होनहार। बिल्कुल, ये रथ चलाने वाला नहीं हो, वो देख रहा है तुम लोगों को, वो है तुम लोगों को, चलो ऐसे देख रहा है वो नहीं, जो तुम्हें देख रहा है तिरछी आंखों से, वो है हामुराबी। कौन है मेरे बच्चे? हामुराबी। अच्छा राजा है तो कहीं तो राज कर रहा होगा, तो ये राज करता था कौन से एरिया पे? बेबीलोन। यार तुम लोग फिर हंसने लग जाते हो यार। तो किस पे राज करता था? बेबीलोन। किस पे राज करता था? ठीक है, समझ में आया? अरे सब सुन लिया। तो किस पे राज करता था? बेबीलोन, जिसको आज की तारीख में हम इराक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इराक, है ना? वो गन लेके ताने रहते हैं वो। अब पहले क्या बोलते थे? बेबीलोन। और हामुराबी तो उस बंदे का नाम था जो राजा था। तो इस भाई साहब ने क्या करा? अपने बेबीलोन के लिए, यानी कि पूरी प्रजा के लिए, जो वहां पे बेबीलोन में प्रजा रहती है, ठीक है, उनके लिए क्या बनाया? कानून। अच्छा वहां पे तो कलम होती नहीं थी, कागज होते नहीं थे, तो उसने इस कानून को खुदवाया पत्थरों पे, और पत्थर जगह जगह लगवा दिए। यानी कि पत्थरों पे कानून खुदवाया और पत्थर जगह जगह लगवा दिए। और सुनना, एक जज भी अपॉइंट किया कि अगर इस कानून को कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। तो सुनना, ये कीवर्ड्स हैं, सिंपल शब्दों में, बुक में है ये सब चीजें। सुनना, बुक में है, पढ़ेंगे, लेकिन टफ लैंग्वेज है। उसमें से अपन ने शॉर्ट में बनाया है। ओल्डेस्ट रिटन लॉ, किंग हामुराबी रूल बेबीलोन। अच्छा इसने कब से लेकर कब तक राज किया था, किसी को अगर याद करना हो? 1792 बीसी से 1750। ये किसी चैप्टर में पीछा नहीं छोड़ रहा, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे बीसी का मतलब पता तुम लोग को? बिफोर। ठीक है, तो हाँ पागल है, यहाँ बॉडी कोऑपरेट मत लिख देना। तो जमाने को एडी बीसी ऐसा था ना पहले। तो 17, सुनना काम की चीज है, 1792 बीसी से 1758 बीसी, देखो ये कम होता हुआ चलता है, कम होता हुआ है ना, उल्टा चलेगा। जैसे अभी अपन बढ़ते हुए चल रहे हैं, वहां घटता हुआ चलता था। ठीक है, जैसा था अपना भी क्या करें। ठीक है, और इसने क्या करा? जो कानून है उसे स्टोन पे खुदवा दिया और जज अपॉइंट कर लिए, जो फॉलो नहीं करेगा उनके ऊपर पनिशमेंट। बोलो आया? ठीक है, अब पहला बना तो दूसरा भी याद करना है। जब पहला कदम पता है तो दूसरा कदम भी। तो दूसरा जो कानून बना था वो था 12 टेबल के नाम से। क्या नाम से? 12 टेबल बनाई थी, टेबल खाना खाने वाली नहीं, 12 टेबल के नाम से। और ये कब बनाया था? 450 बीसी। सर ये तो पहले आया होगा ना? अरे मैंने बोला ना, घटता हुआ, जितना घटता हुआ जाएगा उतना पुराना। ये देखो ना, ये 1792 बीसी, घटता हुआ कौन सा आ गया? 450। तो ये उससे पुराना है, मतलब सेकंड नंबर पे। सबसे पुराना कौन सा है? हामुराबी। नेक्स्ट कौन सा लॉ बना था 450 बीसी में? 12 टेबल के नाम से। और टेबल्स पे बनाया गया था कहां पे? रोम। कहां बनाया गया था? ठीक है, किसके लिए बनाया गया था? आम जनता के लिए, उनके राइट्स प्रोटेक्ट रहे। और ऐसे बनाया था, देखो 12 टेबल ऐसे थी, 12 टेबल थी। आया?
तो ऐसे इन्होंने क्या बनाए थे, कानून। अब आया, अरे आया। तो इस तरीके से हमारे वर्ल्ड में सबसे पुराना कानून बनाया गया। आपको पता है कंपनियों के लिए कानून पुराना कौन सा है? जैसे कंपनीज एक्ट तो इंडिया में पढ़ते हो, पूरे वर्ल्ड में कंपनियों के, ये तो अपने पब्लिक के लिए बनाया था। ये तो मैं कंपनियों की बात कर रहा हूं। कंपनियों के लिए सबसे पहला कानून कहां बना था? ये यहां पे नहीं है, क्योंकि कंपनी नहीं पढ़ रहे, अपन जनरल लॉ पढ़ रहे हैं। जनरल लॉ में तो सबसे पहले ये था, कंपनियों में भी था। सर्च कर लेना, बबल एक्ट, बबल। ठीक है, छोड़ो उसको तो। डन। बस तुम लोग मजाक करोगे, मुझे पता है। तो देखो, तुम तो इसी में आओ, तो समझ में आया। तो सबसे पुराना कौन सा है? हामुराबी। फिर सेकंड नंबर कौन सा था? 12 टेबल। सर बुक में भी ऐसा कुछ है? हाँ है, देखो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है मेरे बच्चे? ये 2 पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। ये देखो, यहां से लेके यहां तक एग्जाम में क्या नाम से क्वेश्चन बन सकता है इन 2 पैराग्राफ के ऊपर? बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं। सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड में हमेशा आंसर पॉइंट्स में दो, जितना ट्राई कर पाओ, ताकि उसको स्पेसिफिकली दिखे अच्छे से। तो यहां पे 2 पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये चैप्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए किस हद तक इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है सीए में, क्यों ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल लिटरली, ये पहला क्वेश्चन अगर पूछ लिया, आता है लेकिन लिख नहीं पाओगे। जैसे आप लोगों से पूछे कौन हो तुम, आता है लेकिन लिख, तो वैसे ही इस चैप्टर का लॉ का इंपॉर्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए क्या है, किस तरीके से है। तो बच्चा वही अपनी वाली पे आ जाता लिखने में, लेकिन यही नहीं लिखेगा तो इसमें लिखा हुआ है। सिर्फ 2 ही पैराग्राफ लिखने दे, और कुछ भी नहीं लिखना। क्या लिखा हुआ है? अवेयरनेस ऑफ लॉ इज एसेंशियल टू बिकम फुल फ्लेज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो लॉ की फुल फ्लेज क्या होनी चाहिए? नॉलेज। दिस इज बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन मेनी लीगल मैटर्स। यानी कि कोई भी लीगल मैटर होता है तो पहले इंसान सीए से ही कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि उसके पास कंपनी लॉ, जनरल लॉ, फिर उसके बाद टैक्स लॉ, इन सबकी नॉलेज होती है। सो वी शुड पजेस नॉलेज ऑफ लॉ। इसलिए हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास लॉ की क्या होनी चाहिए? नॉलेज, ताकि तुम अपने क्लाइंट को सही तरीके से क्या कर पाओ? सजेस्ट या गाइड कर पाओ। सेकेंड नंबर पैराग्राफ, द पर्पस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि ये चैप्टर टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएगा कि जिन पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे वहां पे कौन कौन से कानून एप्लीकेबल होते हैं और किस तरीके से वो बने हैं। इसका इंपॉर्टेंट इस तरीके से है। तो एग्जाम में हम कैसे लिख के आएंगे, ये हम 3 या 2 पॉइंट बना लेंगे अच्छे से, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आना है या 2 नंबर का। तो कैसे लिखेंगे? अवेयरनेस ऑफ लॉ इज एसेंशियल टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। टैक्स लॉ, टैक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किसकी नॉलेज होना जरूरी है? टैक्स की। तो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो टैक्स भी क्या है? लॉ ही तो है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो उसकी तो नॉलेज होती है। इवन अदर लॉज की भी क्या होनी चाहिए आप लोगों को? नॉलेज। तब जाके आप अपने क्लाइंट को सही तरीके से क्या कर पाएंगे? गाइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, और नोट्स में भी हमारे क्या टॉपिक बनता है? इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। फिर हमारी बनती है हिस्ट्री, कि सबसे पुराना कानून कौन सा था। तो सबसे पुराना कानून कौन सा है मेरे बच्चे? ध्यान से देखना। हम्मुराबी, बेबीलोन, पता है 1792 1758 एक जज अपॉइंट किया था जो लॉ का कंप्लेंट्स नहीं करता उनको पनिश करता है। डन। फिर दूसरे नंबर पे 450 बीसी में क्या बनाया गया था? 12 टेबल, रोम में बनाई गई थी, वो भी पब्लिक के लिए था, और लिखा हुआ था गलती मत करो। और क्या बोलो, आया? तो 2 टॉपिक कवर हो गए एग्जाम में। 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए। पहला टॉपिक क्या था कि सीए के लिए लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि लॉ की हिस्ट्री, हिस्ट्री हमने पढ़ ली। सबसे पुराना कौन सा था? मैंने जनरल लॉ की बात करी है, कंपनी लॉ की बात नहीं करी। कंपनी तो बाद में पैदा हुआ है,
सबसे पुराना लॉ तो यही है, कंपनी लॉ तो बाद में आया है, ठीक है। अब लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है, तो सुनना, सुनो इधर फटाफट, लॉ क्या होता है। अगर आपको लॉ पढ़ना है तो पहले आपको यह भी पता होना चाहिए, लॉ जैसे अभी लिखा था, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीजें क्या होती है। तो एक बात सुनना, लॉ के अंदर ये सारी चीजें शामिल होती है। लॉ के अंदर एक्ट भी आता है, लॉ के अंदर रूल्स भी आते हैं, लॉ के अंदर रेगुलेशंस भी आते हैं, लॉ के अंदर ऑर्डिनेंस भी आते हैं, लॉ के अंदर नोटिफिकेशन भी आता है, एक्सेट्रा। अगर मैं आपको बोलूं कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा, दैट मींस मैं कंपनी रूल्स भी पढ़ाऊंगा, कंपनी रेगुलेशंस भी पढ़ाऊंगा, कंपनी एक्ट तो पढ़ाऊंगा ही सही, लेकिन मैं बोलूं सिर्फ कंपनी एक्ट पढ़ाऊंगा तो सिर्फ एक्ट, मैं आपको रूल्स रेगुलेशन पढ़ाऊंगा। तो ध्यान रखना, लॉ इज अ वाइडर टर्म देन एक्ट, एक्ट इज द नैरो सेंस, लॉ इज अ वाइडर टर्म। सर ये कहां लिखा हुआ है, ये तो आपने बोल दिया, हमको प्रूफ दो कहां लिखा हुआ है। तो सुनना, वही किसमें लिखा हुआ है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सब उसने तो दिया है, अपने मन का कुछ है क्या, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 13 में किसकी डेफिनेशन है, लॉ, किसकी डेफिनेशन है, और लॉ में ये सारी चीजें शामिल होती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, मैंने मन से नहीं बताया, समझ में आया। तो इन्होंने बोला लॉ का मतलब क्या है, लॉ क्यों बनाया जाता है, बताओ लॉ क्यों बनाया जाता है। पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, हमारे देश में कांड पहले होता है, एक्ट बाद में बनता है, ऐसे एक्ट नहीं बनता। जैसे संसद को प्रोटेक्ट करना है तो पहले वहां बम फोड़ो तो संसद प्रोटेक्शन एक्ट बन जाएगा। तो पहले कांड होते हैं फिर एक्ट बनता है। तो एक्ट क्यों बनाया, ताकि उसके अंदर क्या हो, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे सामने वाला ये काम वापस से कर। तो लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। लॉ क्या है, ऑब्लिगेशन है, यानी ऑब्लिगेशन मतलब पूरा करना ही पड़ेगा, तुम्हारी ड्यूटी है, उसमें जो लिखा हुआ है फॉलो करना पड़ेगा। से किसने इंपोज किया, गवर्नमेंट ने, क्यों, ताकि वेलफेयर और जस्टिस मिल सके सोसाइटी को। इतना सा याद करेंगे। तो लॉ क्या है, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन का पूरा सेट है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सोसाइटी को कैसे वेलफेयर देंगे, सोसाइटी को जस्टिस, उनके साथ गलत होता है तो कैसे उनके साथ जस्टिस किया जाएगा। बोलो आया, अरे क्लियर है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ लॉ, लॉ की उत्पत्ति कहां से हुई, तो पहला तो लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लॉ की उत्पत्ति कहां से हुई, पहला आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। दूसरी उत्पत्ति पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लॉ बना के देता है आपको, लॉ फॉलो करो। तीसरा स्टेट, स्टेट असेंबली भी करती है, स्टेट असेंबली समझते हो, नहीं, सुनो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, बार बार वही बोलूंगा, और ये 9th क्लास में पढ़ चुके हो जो बता रहा हूं अभी, और ये एग्जाम में 9th क्लास में आता भी था क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में के 3 ऑर्गन्स हैं, किसी को पता हो तो, 3 ऑर्गन्स हैं। पहला क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हाँ बहुत बढ़िया, याद तो है, समझ में आया। अब सुनना, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, कानून बनाने वाला। एग्जीक्यूटिव मतलब उसको लागू करना, और जुडिशरी का काम क्या होता है, न्याय देना, जस्टिस। अब लेजिस्लेचर जो होता है ना, 2 तरह का होता है, एक सेंट्रल लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे है। ऐसा क्यों, हमारे देश में सरकार भी कितनी है, 2, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए कानून भी 2 तरह से बनते हैं। पूरे इंडिया में एप्लीकेबल करवाने हैं
तो सेंट्रल, और अगर स्टेट लेवल के लिए सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाना है तो कौन बनाएगा? तो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर कौन है मेरे बच्चे? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। ध्यान रखना, सेंट्रल यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून पास होता है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन जो स्टेट लेवल की पार्लियामेंट में पास होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव, ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली सब जगह होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ 8 जगह पे है। पूरे इंडिया के सारे स्टेट में दोनों नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली सब जगह, आप लोग बोलते हो ना एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेवल के मंत्री। सेंट्रल लेवल के मंत्रियों को तो एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये रही पार्लियामेंट, ये तो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर। यहां के लोगों को बोलते हैं एमएलए, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली सब जगह होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ कुछ जगह पे है, सब जगह, लेकिन अपने इंडिया लेवल पे ये दोनों है, लोकसभा और यहाँ के मेंबर को क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बोलो आया? क्लियर है? तो ये लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। तो हम पढ़ रहे हैं सोर्सेस, सोर्सेस मतलब कानून की उत्पत्ति कहां से हुई। तो कानून की उत्पत्ति कहां से होगी? कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली से, स्टेट लेवल की लेजिस्लेचर भी बोल सकते हो, स्टेट असेंबली भी बोल सकते हो, या फिर जो जुडिशियल डिसीजन पास हो गए हैं वो। अब जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं? सुनना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस के ऊपर ऑर्डर पास कर दिया तो लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा। फ्यूचर में ऐसा रिलेवेंट केस आता है लोअर कोर्ट के पास, तो वो विद द रेफरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो सेम ऑर्डर क्या कर देगी? पास। तो यहां से भी किसकी उत्पत्ति हुई? लॉ की। तो लॉ की उत्पत्ति हम एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? 4 पॉइंट। हम सोर्सेस ऑफ लॉ में कितने पॉइंट लिख के आएंगे? 4। एक हम लिख के आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, और एक्स्ट्रा लिखना है तो हम क्या लिख के आ जाएंगे? आर्टिकल नंबर 13, लॉ की डेफिनेशन। दूसरा हम लिख के आएंगे पार्लियामेंट, तीसरा हम लिख के आएंगे स्टेट असेंबली, और चौथा लिख के आएंगे प्रेसिडेंट्स जो होते हैं जुडिशियल डिसीजन। कैसे लिखेंगे? देखो, पहले हम लिखेंगे व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 13 में डिफाइन है, और लॉ में क्या आता है? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस एंड नोटिफिकेशन। लॉ क्या है? सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज विच इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू सिक्योर द वेलफेयर एंड प्रोवाइड जस्टिस। इसे अच्छे से एग्जाम में लिख के आएंगे शिद्दत से, ताकि उसको पढ़ने में भी आए कि हाँ बच्चे ने समझ के लिखा है। ये बुक की लैंग्वेज ही, लेकिन हमने ऐसे लिखा कि हमको समझ में आ गया, और एग्जामिनर को वही चाहिए। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या? सोर्सेस ऑफ लॉ। लॉ की उत्पत्ति कहां से हुई? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। समझदार लोग इसको अलग पॉइंट बनाए ताकि एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिखेगा, है ना? मैं तो एक साथ लिख दिया पार्लियामेंट एंड, तो अपन लोग तो एक अलग पॉइंट बना देंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट या जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं वो सारी चीजें। बोलो आया? अरे आया? अब बुक में यही खत्म नहीं करा, नीचे और पैराग्राफ है इतने सारे। अब उन पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं, सुनना। आपको पता है हमारा देश, सुने तो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनो। हमने ये तो देख लिया लॉ की उत्पत्ति कहां से हुई, ये सो हमने आजादी के बाद की चीज कर रहे हैं। आजादी से पहले आपको पता है, आजादी से पहले हमारे इंडिया को क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडिया। और अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को गवर्न करने के लिए एक एक्ट बनाया था बेटा 1935 में, जिस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या एक्ट का नाम बताया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के बेसिस पे हमारे देश को गवर्न किया जाता था बेटा। कब बनाया गया था? 1935। सवाल पैदा होता है इतना लेट क्यों बनाया, उससे पहले क्या होता था? अच्छा, ये एक्ट कहां बना होगा? यूके की पार्लियामेंट में। क्यों बनाया? सुनना, पहले हमारे देश में अंग्रेजों का राज था,
अपनी मनमानी करते थे। लेकिन जैसे ही 90s आया, उसमें जो क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी एक्टिविटी तेज हो गई थी। ज्यादा अंग्रेजों को भाव देते नहीं थे, उनको तंग करना, उनको भगाने की कोशिश करना, ये सब चल रहा था। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भैया अपना आप जाना तय है, अपना पत्ता कटने वाला है, तो थोड़ा सा अपन स्लो हो जाते हैं, ज्यादा तेज चल रहे हैं अपन, थोड़ा स्लो हो जाओ। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ही दिमाग से काम किया था। उन्होंने यूके की पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करवाया। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कहां पे पास हुआ? यूके की पार्लियामेंट में। पता है क्यों पास हुआ? हमारी गवर्नमेंट को यूनिटरी से फेडरल करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी? यूनिटरी मतलब पावर एक ही बंदे के हाथ में, फेडरल मतलब बांट दो पावर। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में पावर बटी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और, इसलिए हमारे इसको फेडरल बोलते हैं, फेडरल। तो ये फेडरल की कहानी यहां से आई है। जब 1935 का एक्ट पास किया था तो अंग्रेजों ने बोला थोड़ी पावर हमारे पास, थोड़ी पावर तुम्हारे पास, इससे मिल बांट के चलाते हैं इंडिया को। उनका तो काम ही है, पहले पहले सब कर लिया उन्होंने, अब अंत में जीने के लिए आधा आधा बांट लेते हैं, थोड़ा तुम करो थोड़ा, ठीक है। तो गवर्नमेंट यूनिटरी से क्या बना दी? फेडरल। समझ में आया? यानी कि पावर वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। कुछ पावर सेंट्रल के पास, कुछ पावर स्टेट के पास। और इसी कारण 1937 में हमारे देश में कोर्ट बनी, फेडरल कोर्ट। ऊपर फेडरल वर्ड था ना, उसी से एक कोर्ट बनी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट बोलते हो। सुप्रीम कोर्ट को पहले फेडरल कोर्ट बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की उत्पत्ति है। हाई कोर्ट पहले ही आ चुका था। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी था, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी था। सबसे पहला हाई कोर्ट कोलकाता में खोला गया था, जिसको कलकत्ता बोलते थे पहले, सी से, अब तो के से बोलते हैं। मतलब पता होना चाहिए, लैंग्वेज वैसे यूज करनी है। वहां पे सी लिखना है अपन को, जब अपन लिखेंगे पहला कहां था, और आपकी बात तो अपन के लिखते हैं। तो ये थोड़ा वर्डिंग पे ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो ध्यान रखना, 1937 में क्या बनाया गया था? फेडरल कोर्ट। क्या बनाया गया था? जिसको अभी हम किस नाम से पुकारते हैं? सुप्रीम कोर्ट के। इसके पास ओरिजिनल पावर थी, ओरिजिनल मतलब कंप्लेन कर सकते हो। अपीलेट पावर थी, लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में कहां जा सकते थे? फेडरल कोर्ट के पास, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। और एडवाइजरी की भी पावर थी। एडवाइजरी मतलब पहले अंग्रेजों के वो थे गवर्नर जनरल, वो टोपी वोपी पहने हुए, देखा तो गवर्नर जनरल बोलते थे, उनको एडवाइस देने का भी काम करता था। तो अंग्रेजों ने हमारे देश में कौन सा कोर्ट बनाया? फेडरल कोर्ट। क्या बनाया? ठीक है, इसने अप्रोक्स 12 साल काम किया। अब समझ में आ रहा होगा 12 साल क्यों? 1950 के बाद तो क्या आ गया था? सुप्रीम कोर्ट। तो 12 साल ऑपरेट हुआ। हार्ड टू हार्ड इसने कितने केस के ऑर्डर पास किए? 151 आया। मन से कुछ भी नहीं पढ़ाया, सब बुक में है, पढ़ के देख लो। ये वाला पैराग्राफ, ये रहा, ये देख लो तुम लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यूके की पार्लियामेंट में पास हुआ। क्यों पास हुआ? यूनिटरी से फेडरल करना था मेरे बच्चे। इसी कारण फेडरल कोर्ट बनाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कहानी इस चैप्टर में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री बताई इन्होंने कि कहां से आया। फेडरल कोर्ट बनाया जिसके पास 3 पावर थी। कौन कौन सी पावर बताई मैंने आप लोग को? एक तो ओरिजिनल पावर भी थी, एडवाइजरी पावर भी थी, और अपीलेट पावर भी थी। एग्जाम में पूछ सकता है ना कौन कौन सी पावर थी। सिविल और क्रिमिनल नेचर के दोनों करता है। और कितने साल काम किया इसने मेरे बच्चे? 12 साल। और हार्ड टू हार्ड मतलब कितने केस रफली अप्रोक्स कितने केस लड़े इसने? 151। और अब फेडरल कोर्ट हटके कौन सा कोर्ट आ चुका है मेरे बच्चे? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना, हाई कोर्ट पहले भी हाई कोर्ट था, अब भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब बोलते हैं, पहले क्या था? अच्छा, इसमें अभी भी अधूरा है। एक हमारे देश में प्रीवी काउंसिल भी थी। फेडरल कोर्ट और प्रीवी काउंसिल साथ में काम करते थे। दोनों डिसोल्व होके सुप्रीम कोर्ट आया है ना? लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं कि फेडरल कोर्ट के साथ एक प्रीवी काउंसिल भी बनाई गई थी। इन दोनों को डिसोल्व करके सुप्रीम कोर्ट आया। डन मेरे बच्चे? अच्छा, मुझे बताओ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन फेडरल पढ़ रहे हैं। किस किस के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? सेंट्रल और स्टेट।
सेंट्रल के पास कौन सी पावर है, स्टेट के पास कौन सी पावर है, ये कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन। कहां लिखा हुआ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखी है, सेंट्रल, स्टेट और कॉनकरेंट। ज्वाइंट लिस्ट को क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट। एग्जाम में आप कॉनकरेंट ही लिख के आना, ज्वाइंट मत लिख के आना। बुक में तो ज्वाइंट है, आप लोग कॉनकरेंट लिख के आना। तो ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट हैं? 3, सेंट्रल, स्टेट, कॉनकरेंट। सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 100। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 61। कॉनकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 52। और इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, कंपनी एक्ट सेंट्रल लिस्ट में आता है, कंपनी एक्ट वहीं आता है, तो इसलिए लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। और स्टेट लेवल की जो लिस्ट है जिसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा मेरे बच्चे? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉनकरेंट में कौन बनाएगा? दोनों। बोलो आया? नेक्स्ट, ये हमारा खत्म हो गया। क्या खत्म होता है? हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से पहले सबसे पुराना कानून कौन सा था पूरे वर्ल्ड में? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमारे देश में कानून कैसे बनते थे। अब पढ़ते हैं आज की तारीख में हमारे देश में कानून कैसे बनता है। बोलो, हमारे देश में कानून कैसे बनता है भाई? बोलो, कानून कैसे बनता है? एक्ट कैसे बनता है? बोलो, एक्ट कैसे बनता है? पार्लियामेंट में पास होता है, लेकिन उससे पहले बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल लिस्ट में होगा तो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में होगा तो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिटी बनाती है, कमिटी का नाम है स्टैंडिंग कमिटी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कंपनी एक्ट का, ताकि आप को रिलेट भी कर पाएंगे। कंपनी एक्ट 2013 कैसे बना? कंपनी एक्ट 2013 कैसे बना? एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई, कमेटी मतलब ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। उसमें एक व्यक्ति को चेयरमैन बना देते हैं, तो चेयरमैन बनाया था जे ईरानी को, डॉक्टर जे ईरानी, इसलिए इस कमेटी का नाम पड़ गया जे ईरानी कमेटी। अब ये कमेटी क्या करती है? ड्राफ्ट तैयार करती है। क्या तैयार करती है? ड्राफ्ट तैयार करती है, और ड्राफ्ट तैयार करके किसको दे देती है? मिनिस्ट्री। अब हमारे देश में हर काम के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है, तो कंपनी के अफेयर्स के लिए और एलएलपी के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उसने अगर अप्रूव कर दिया, उसने अगर अप्रूव कर दिया तो ये कहां रखा जाएगा मेरे बच्चे? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा। वहां से अगर पास हो गया तो इसको भेज दिया जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास। वो इसके ऊपर क्या करते हैं? साइन, और ऑफिशियल गजट में क्या कर देते हैं? पब्लिश। ऑफिशियल गजट में जो डेट लिखी हुई होती है उसी दिन से वो क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। बोलो आया? इस तरह से। लेकिन अपन लोगों की बुक में थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। हमारे बुक में थोड़ा सा कम है। क्या लिखा हुआ है? उन्होंने बोला पार्लियामेंट में जैसे ही रखोगे उसको क्या बोलेंगे? बिल। जैसे कंपनी एक्ट था, कंपनी एक्ट हमने कहां रखा मेरे बच्चे? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में रखते ही क्या बन गया? बिल। फिर उसके बाद उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करवाया जाता है, प्रेसिडेंट की साइन करवाई जाती है, फिर उसके बाद ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है, और उसमें जो डेट लिखी हुई होती है उसी दिन से वो नोटिफाइड। समझ में आया? तो इसके हम नोट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। पहले हम लॉ बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट में रखेंगे तो बन जाएगा बिल। बिल कहां भेज देंगे? पार्लियामेंट। वहां से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास, फिर उसके बाद ऑफिशियल गजट में पास हो जाने के बाद क्या बन जाएगा? एक्ट। और किसी को अगर स्टेप वाइज लिखना है तो ये स्टेप वाइज भी लिखा हुआ है। डन मेरे बच्चे? जैसा आपको अच्छा लगे। डन मेरे बच्चे? अब अगला क्या बोलता है मेरे बच्चे? हमारे देश में लॉ कौन कौन से हैं? लॉ कौन कौन से हैं? क्रिमिनल, सिविल, कॉमन और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्रिमिनल लॉ कौन सा होता है? चोरी चकारी मर्डर, ये वो बड़े बड़े काम करना, बड़े बड़े कांड करोगे तो कौन सा लॉ लगेगा? क्रिमिनल। और उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल एक्टिविटी। हमारे देश में अगर क्राइम करोगे
अगर हमारे देश में क्राइम करोगे तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो पनिशमेंट कहां लिखी हुई है? इंडियन पीनल कोड में। कहां लिखी हुई मेरे बच्चे? और आपकी जो सुनवाई होगी, सुनवाई किसके बेसिस पे होगी? सीआरपीसी। सुनना, कोर्ट में गए, कोर्ट में आपके अगेंस्ट में सुनवाई होगी, कटघरे में खड़ा करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, उनके ऊपर लगेगा सीआरपीसी प्रोसीजर्स। फिर उसके बाद आपको बोलते ना जज, धारा इसके तहत आपको जेल की, वो धारा किसकी होती है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, इंडियन पीनल कोड 1860 हट चुका है, उसकी जगह क्या आ गया है? बीएनएस। क्या आ गया है? फुल फॉर्म। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमको आईपीसी ही लिख के आना है, क्योंकि सीए में अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, भारतीय न्याय संहिता नहीं हुआ। अगर आपको लिखना ही है तो ब्रैकेट में लिख सकते हो नाउ दिस। और सीआरपीसी को भी हटना पड़ा, सीआरपीसी की जगह कौन सा आ गया है मेरे बच्चे? एनएसएस। फुल फॉर्म एनएसएस की फुल फॉर्म। इतने भी तुक्के नहीं बेटा, जब आपको लग रहा है बीएनएस हिंदी वर्ड है तो एनएसएस भी हिंदी वर्ड ही आएगा, नागरिक सुरक्षा संहिता। लिख के आ जाना एग्जाम में, अच्छे नंबर देगा और ये लगेगा उसको कि हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज है बच्चे के पास। लेकिन ब्रैकेट में लिखना, आपको इंडियन पीनल कोड ही लिखना है, सीआरपीसी, बट ब्रैकेट में लिखना है नाउ दिस। आया? और कौन कौन से क्राइम होते हैं ये तो आप लोग को अच्छे से याद है। ये सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है। ये जानते हो ये क्या होता है? असॉल्ट। सॉल्ट डालना नहीं, नमक डालना नहीं, क्या होता है असॉल्ट? बोलो, सॉल्ट बोलो, असॉल्ट, असॉल्ट। बेटा सही में है, ये रियल लाइफ में बहुत काम आता है वर्ड। आपने मूवीज में भी सुना हो कि इसने असॉल्ट किया है। असॉल्ट का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना। जैसे तुम्हारे पीछे लठ लेके भाग रहा हूं, गन लेके भाग रहा हूं, तलवार लेके भाग रहा हूं, तो तुम आगे आगे भागोगे, डर गए। अगर तुम बच गए तो मेरे ऊपर केस कर दोगे, तो अगर मर गए तो फिर तुम्हारे घर वाले करेंगे। बोलो आया? आया? असॉल्ट समझ में आया? मतलब मैं आपको एक लैंग्वेज बताऊं, एक वर्ड और होता है बैटरी। अरे बैटरी, बैटरी वो सेल वेल नहीं, बैटरी एक अच्छा वर्ड है। बैटरी का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रहार करना। आपने किसी के ऊपर लकड़ी से प्रहार किया, बैटरी। और बैटरी से पहले असॉल्ट, मतलब मैं किसी को प्रहार कर रहा हूं, डर गया, असॉल्ट, पड़ गई बैटरी। अब ये वर्ड था, मेरे को बताना था, चश्मा वश्मा नहीं, मैंने आपको वर्ड बताया। बैटरी एक अच्छा वर्ड है, बैटरी भी वर्ड होता है एक, है ना? पहले असॉल्ट होता है, फिर बैटरी होती है। मतलब पड़ गई तो बैटरी, बच गए तो असॉल्ट का केस कर लेना, पड़ गई तो बैटरी का केस कर लेना। लिटरली वर्ड है बैटरी, चाहो तो सर्च कर लेना, मजाक नहीं कर रहा ना। हाँ, ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस हैं। सिविल कौन से होते हैं? सिविल मतलब मैंने इसको चाटकी दे दी, है ना, या फिर मैंने केले का छिलका यहाँ फेंक दिया, भाई गिर गया, 10 दिन देख नहीं पाया, या कुछ भी। मान लो ये बच्चा है, चेयर पे बैठने वाला, चेयर पीछे खींच दी नीचे, तगाड़ी रख ली थी अंगारे वाली, लेकिन अंगारे जल नहीं रहते, ऐसे थे। व्हाइट जीन्स थी, खराब हो गई, लेकिन गिरा अच्छे से, वो पीछे खींचते थे ना। तो बेटा होते हैं केस। मैंने इसको बाहर पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, आजादी छीन ली। सिविल नेचर, जहां पे फाइन लगती है, क्या मेरे को जेल होगी क्या? बाहर ही तो पकड़े, कमरे में तो बंद किया, ले लेना फाइन। नहीं तो सिविल नेचर है, सिविल नेचर। क्रिमिनल अगर इम्प्रिजमेंट है तो क्राइम हो गया, वो आपने कांड ऐसा किया है कि जेल होना है तो क्राइम है। और अगर फाइन से हो सकता है तो क्या है? सिविल। सिग्नल तोड़ा, सिविल। तो समझ में आया? तो सिविल लॉ लगेगा। और सिविल लॉ कौन सा है मेरे बच्चे? सीपीसी,
अरे कौन सा है मेरे बच्चे? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। क्या है मेरे बच्चे? सिविल प्रोसीजर कोड। कौन कौन से होते हैं? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्रीच हुआ तो जो कंपनसेशन लिखा हुआ पे करना पड़ेगा, जेल तो ना होती मेरे बच्चे। फैमिली लॉ, फैमिली होता है ना, शादी वादी डाइवोर्स सब इसी में होते हैं, किसी को छेड़ना वगैरह ये सब। प्रॉपर्टी लॉ, जमीन जायदाद वाले किससे। लॉ ऑफ टोट, टोट जान तो टोट, टोटली टोट, टोट 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 इज अ फ्रेंच वर्ड। टोट क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच, ठीक है, लेकिन इसका इंग्लिश मतलब होता है रॉन्ग। लिटरली ये फ्रेंच वर्ड है टोट, इसका इंग्लिश मीन है रॉन्ग, गलती, गलती कर देना। यानी कि जिसके लिए हमारे इंडिया में एक्ट नहीं है, लेकिन सिविल नेचर का गलत काम किया है तो टोट का केस होता है। आपने मानहानि सुना है? डिफेमेशन, मतलब मान लो किसी के लिए पने पोस्टर छपवा दी गली गली, जबकि वो ऐसा है ही नहीं, बदनामी हो गई ना उसकी। चौराहे पे खड़े होके 10 गालियां दे दी तो क्या हुई? बदनाम, जबकि वो ऐसा, तो वो सामने वाले के ऊपर क्या केस करेगा? डिफेमेशन। डिफेमेशन कवर अंडर द टोट। बैटरी भी इसके अंदर आता है, अगर हल्का फुल्का मारा है तो, खून निकला तो कहीं में, जैसे स्कूल में डंडा मारते हैं ना, बैटरी, बैटरी का केस, तभी तो बंद करवाया गया उसको। स्कूल में डंडे मारना इसलिए बंद करवाया गया, बैटरी में आता था वो, ठीक है। डिफेमेशन हो गया, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, टोट के अंदर आती है। टोट में तो मैं बताऊं आजकल नया चल रहा है, बहुत अच्छे केस हो रहे हैं उसमें, तुम लोग भी करना चाहो तो कर लेना। नर्वस शॉक, नाम सुना है नर्वस शॉक का केस? नर्वस शॉक इज अ टाइप ऑफ टोट। मतलब क्या होता है नर्वस शॉक? ये भी केस होता है, जैसे डिफेमेशन होता है ना, वैसे नर्वस शॉक का बहुत फेमस है अभी। नर्वस शॉक, तुमने कुछ देखा या तुमने कुछ सुना और तुम शॉक में आ गए, सदमे में आ गए, तो सदमे से बाहर आने के बाद केस करते हैं। लिटरली ये केस होते हैं, इसमें ना लाठी चलती है, ना बंदूक चलती, ना तलवार, बस फिर भी दिल छल्ली छल्ली होता है। तो नर्वस शॉक का केस होता है वो टोट के अंदर। तो टोट में बहुत सारे टाइप्स है, डिफेमेशन, ये बैटरी, नर्वस शॉक। नर्वस शॉक रिसेंट ओरिजिन है, आया मेरे बच्चे। तो ये सब कौन से लॉ के अंदर कवर है? सीपीसी। किसके अंदर कवर है? सीपीसी। ये एग्जांपल दे रखे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, डिफेमेशन। डन? आया, समझ में आया? हाँ चलने दो सर, चल रहा है अभी तो। कॉमन लॉ, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? लॉ कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चे? क्रिमिनल, सिविल। अब आते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है तो लोअर कोर्ट को वो मानना पड़ेगा। उसके बाद उसके पास भी वो सिविल नेचर का केस, सेम नेचर का केस आता है तो वो भी क्या करेगा? सेम ऑर्डर पास करेगा। बस इसमें एक लाइन याद करना मेरे बच्चे, ये वाला, ऑल 4 legs आर सिमिलर। चारों टांगे सिमिलर होनी चाहिए। अरे लिख के आना है एग्जाम में, ऐसे वर्ड तो पहले लिखते हैं। अब अच्छा सुनो, इसका मतलब क्या है? चारों टांगे सेम होनी चाहिए पिछले केस की। मतलब अभी जो केस आया है, चुप करना यार, अभी जो केस आया है वो पुराने केस से हूबहू मिलता जुलता है, बस पार्टीज अलग अलग है, कांड सेम है, लेवल ऑफ कांड भी सेम है, तो ऑर्डर भी क्या पास होगा? सेम। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, वो सेम जजमेंट लोअर कोर्ट देगा अगर चारों टांगे क्या है? सेम। और भी याद करना है, तो इसमें याद करना, इसके ऊपर चलता है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टे डिजीज। क्या लिखेंगे? लैटिन वर्ड से सारे, और ये लिखने के बाद ही नंबर मिलते हैं। हो सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टे डिजीज बताओ, मैं गारंटी दे रहा हूं 50% करके नहीं आएंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टे डिजीज का मतलब होता है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। जो डिसाइड कर दिया गया है उस पर खड़े रहो, अमल करो, जहां तेज मत चलो। तुम्हारे पिताजी ने जो बोल दिया वो फॉलो कर लो चुपचाप। मतलब उन्होंने जो आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, लोअर कोर्ट उसको फॉलो करेगी।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? प्राकृतिक न्याय। मतलब अगर किसी को पनिश करना चाहते हो तो पनिश करने से पहले उसको सुनवाई का मौका दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दैट इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस। किसी को भी आप पनिश नहीं कर सकते बिना सुनवाई का मौका दिए। तो देखो इसमें हमको बहुत ही खतरनाक वाले वर्ड लिख के आने हैं, नेमो जुडिस इन कोजा सुआ, यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपने केस में खुद जज नहीं बन सकता। वो बोलेगा मैं तो इनोसेंट हूं, मैं नहीं आ रहा कोर्ट वोट। अरे भाई आजा, सुनवाई होगी, तेरे बोलने से क्या हो जाएगा? समझ में आया? फिर एक और हमको याद करना पड़ेगा, ओडी ओरेटरम पेटम। इसका मतलब होता है दूसरी पार्टी को भी सुन लो, ऑर्डर पास करना। आया समझ में? आया? पेस्ट्री नहीं, पेस्ट्री कहाँ है? पार्टन लिखा हुआ है यार, पेस्ट्री। दूसरी पक्षकार को भी क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑर्डर पास करेंगे। बोलो आया? अरे आया? ये जजमेंट हमेशा कॉमन लोग के ऊपर भी ओवरराइड इफेक्ट डालता है। हेलो किधर इधर? हाँ, तो नेचुरल जस्टिस क्या है? दूसरे पक्षकार को भी सुनो, उसके बाद क्या पास करना चाहिए? ऑर्डर। बिना सुने ऑर्डर पास नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। अब सुनना मेरे बच्चे, अगर आपने नोटिस किया हो, आपका ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। इस पूरे चैप्टर में 3 ही टॉपिक हैं। मैं चाहूं तो एक फ्लो चार्ट में सब खत्म हो जाएगा, एक फ्लो चार्ट में पूरा चैप्टर याद भी हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में 3 ही टॉपिक है बेटा। सुनना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स, बोलो कौन कौन से? बोलो कौन कौन से? लेजिस्लेचर अभी लिखवाया था मैंने, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर आप देखोगे, सुनो मेरे बच्चे ध्यान से देखना भी, अगर आप देखोगे अभी तक मैंने ये पढ़ाया, लेजिस्लेचर कानून कैसे बनेगा, कानून के टाइप क्या होंगे, लॉ के टाइप्स क्या होंगे, वगैरह वगैरह। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा जुडिशरी और चैप्टर खत्म। इस पूरे चैप्टर में पहले आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, लॉ डे क्या होता है, कब से वो एप्लीकेबल हुआ, ये सब आपने पढ़ा। फिर 3 ऑर्गन चालू कर लिए, उसने मजाक मजाक में पता भी नहीं चला अपन को, जहां से अपन ने वो व्हाट इज लॉ पढ़ा। तो इसने पहले लेजिस्लेचर पढ़ाया कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है, सेंट्रल लेवल पे बनता है और कहां बनता है, स्टेट लेवल पे। अब हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या था मेरे बच्चे? पीछे वाला बालक, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या था मेरे बच्चे? एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या था? एग्जीक्यूटिव का मतलब था मेरे बच्चे, कानून को लागू कौन करेगा हमारे देश में। देखो कानून तो बना दिया लेजिस्लेचर ने, लेकिन हमारे इंडिया में उसको लागू कौन करवाएगा, फॉलो कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव। और सुनना ध्यान से देखो, एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया लेकिन फॉलो करवाती है सरकार, गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी ने इसके लिए क्या बना के रखी है? मिनिस्ट्रीज। क्या बना के रखी है? तो मिनिस्ट्री ही लागू करवाती है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट टॉपिक है एनफोर्समेंट दी लॉ। एनफोर्समेंट का मतलब होता है लागू करवाना। हमारे देश में लॉ को लागू करवाना है, हमारे देश में लॉ को लागू करवाना है। तो कैसे लागू करवाते हैं? जब भी पार्लियामेंट में कानून पास हो जाता है, जब पार्लियामेंट में कानून पास हो जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट ने, हमारी जो गवर्नमेंट की पावर है वो वेरियस मिनिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट है। पावर किसमें डिस्ट्रीब्यूट है? मिनिस्ट्रीज में। कुछ
फेमस मिनिस्ट्री है कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री जो हैं जो हमारे देश में कानून को क्या करवाती हैं? लागू करवाती हैं। जैसे कि कौन कौन सी है? पहली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब जो अपन पढ़ रहे हैं पूरा रटने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्त मंत्रालय। ये हमारे गवर्नमेंट का मेन डिपार्टमेंट है मेरे बच्चे, जो टैक्सेशन, फाइनेंशियल, कैपिटल मार्केट, इन सब, यूनियन बजट हमारे देश का, ये सब किसके कंट्रोल में है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन कौन आता है? ये हमारे देश की एपेक्स यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी है। इसके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? 4 सिविल सर्विस के डिपार्टमेंट है, ये याद कर लेना। 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से? इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। तो ये 4 डिपार्टमेंट आप लोग याद करना, ये यहीं पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, अगला कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में कंपनी के अफेयर्स और एलएलपी के देखे जाते हैं। ये हमारे देश की मिनिस्ट्री है, तो सब में कॉमन है, इट इज इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, तो सब में कॉमन आएगा पहला वर्ड, सब में लिखना है। फिर उसके बाद ये किसकी तरफ कंसर्न है? कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 1956, 2013, एलएलपी एक्ट, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इन सबको करता है। इवन हमारे देश में जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम पता है कौन सी डिपार्टमेंट में होते हैं? कौन करवाता है? आईसीएलएस, नाम सुना है? इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, आईसीएलएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। इसका जो मेन डिपार्टमेंट हेड होता है उसकी पोस्ट को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये थोड़े भारी भरकम वर्ड याद कर लेना। यूपीएससी के एग्जाम, आईसीएलएस, ठीक है ना, उसकी जो मेन सबसे ऊपर की पोस्ट होती है कौन सी होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रटने वाला है। होम मिनिस्टर अमित शाह के पास है। आप चाहो तो अभी ये भी लिख सकते हो उसमें कि अभी एट प्रेजेंट इनको गवर्न कौन, मतलब इनका मिनिस्टर कौन है? तो गृह फाइनेंस का कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का निर्मला सीतारमन, वहां पे भी वही है। मैंने आपको वेबसाइट दिखाई भी थी, पोर्टल दिखाया था, वहां पे निर्मला सीतारमन जी का फोटो था। एमसी में भी वही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट दिखाई क्या मैंने? दिखाई ना, जिसमें मास्टर डेटा वगैरह कंपनी के। हाँ ठीक है। और गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह। तो ये पहला पॉइंट तो सब में कॉमन है, इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ऑब्वियस ये हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिसी, हमारे देश में इंडिया के लिए जो पॉलिसीज बनती हैं सब कौन बनाता है? गृह मंत्रालय बनाता है। ठीक है। जो होम अफेयर्स में डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है? बॉर्डर मैनेजमेंट, हमारे देश में बॉर्डर मैनेजमेंट का काम यही देखते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू एंड कश्मीर, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल देखा होगा हटते हुए, किन्होंने हटवाया था? अमित शाह, याद है ना, जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस है हमारे देश में? ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है हमारे देश में? हमारे देश में ऑफिशियली कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? ठीक है, सही है, हाँ सही है, सही सही है। और ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, और इसको गवर्न कौन करता है? गृह मंत्रालय। आया? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हमारे देश में लॉ और जस्टिस के लिए कानून को लागू करवाना है वो कौन करवाता है? ये मिनिस्ट्री करवाती है। पहला पॉइंट तो सब में कॉमन है, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। ठीक है, बाकी किसकी होगी? जो हमारे देश में क्या मैनेज करता है? लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, जस्टिस का भी देखता है, ये सब डिपार्टमेंट को यही देखता है सब। और यही चीज यहाँ पे वापस से लिखी हुई है। सेबी, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो, हमारे देश में जो सिक्योरिटी का एक्सचेंज होता है, शेयर मार्केट, स्टॉक ब्रोकर, इन सबको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। ये रेगुलेटरी है जो हमारे देश में कमोडिटी मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट को देखती है। इसका कंट्रोल किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। किसके पास है? सेबी की चेयरमैन कौन है? सेबी की चेयरमैन कौन है? लेटेस्ट भी याद रख के रखो, लिखोगे तो इंप्रेशन डलेगा वहां पे, भले एक लाइन है लेकिन उससे इंप्रेशन डलता है। बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो आपको पता है, सेबी की भी लेडी है। नहीं ऐसे
सर्च कर लेना, है ना, नाम बहुत अच्छा है। अभी बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे थे, बुश 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 बुश, ठीक है, डन मेरे बच्चे। लेटेस्ट भी लिख के आना है अपन को, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट, बस देखो, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है हमारे देश में? कैश को कंट्रोल करना, मॉनेटरी को कंट्रोल करना। ये भी किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। सेंट्रल बैंक है हमारे देश की, जो हमारे देश में इंडियन रुपीस को क्या करता है? कंट्रोल। रुपीस को, सिक्कों को नहीं करता। तुम बताओ। सिक्कों को नहीं, जो नोट आते हैं उनको कंट्रोल करता है आरबीआई, वो छापता है। सिक्के कौन बनाता है? आपने कभी नोट पे देखा उसमें लिखा होता है मैं इतने रुपए देने का अदा करता हूं, फिर वहां के गवर्नर की साइन होती है। कौन है गवर्नर? मतलब आरबीआई का कौन है चेयरमैन अभी? बेटा लिख लो, सीरियसली बता रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप लोगों को थोड़ा बुक से बाहर ले जाएंगी और एग्जामिनर के सामने। शशिकांत, अच्छा शक्तिकांत, शशिकांत, ठीक है ठीक है, नॉट शक्तिमान, ठीक है। तो इसको फटाफट से, हमारे देश में यूपीआई का पेमेंट का कंट्रोल भी किसके हाथ में होता है? आरबीआई। आपको पता है यूपीआई का पेमेंट कौन सी कंपनी गवर्न करती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई आता है, उसमें कई बार लिखा हुआ है एनपीसीआई, जब अपन पहली बार वेरीफाई करते हैं यूपीआई पे। चलो, आईबीबीआई ये क्या है? सुनो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। सुनो, आईबीबीआई, आईबीबीआई एक ऑथोरिटी है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, क्या पता एग्जाम में आ जाए ये आईबीबीआई। आईबीबीआई एक ऑथोरिटी है जो कौन से कोड में बनाई गई? आईबीसी 2016। सुनना मेरे बच्चे, आईबीसी की फुल फॉर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ध्यान रखना, ये एक्ट नहीं है, कोड है, एक्ट नहीं है, कोड है। तो एक्ट क्यों नहीं बनाया? एक्ट बनता है किसी स्पेसिफिक के लिए, जैसे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल ऑन पार्टनरशिप, एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल ऑन एलएलपी। एक्ट बनता है किसी स्पेसिफिक के लिए, कोड बनता है सबके लिए। सीआरपीसी के नाम के पीछे भी कोड था, आईपीसी के पीछे भी कोड था। तो सवाल पैदा होना चाहिए, कोड और एक्ट में डिफरेंस है क्या? हाँ, एक्ट स्पेसिफिक के ऊपर और कोड किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सभी के ऊपर। जैसे अगर आप गलत काम करोगे, चाहे आप लोगों ने करा हो, चाहे पार्टनरशिप ने करा हो, चाहे इंडिविजुअल, चाहे एलएलपी, चाहे कंपनी ने, सबके ऊपर आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह एप्लीकेबल है। ऐसे ही आईबीसी सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर कोई भी इंडिविजुअल यानी कि आप लोग, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी एलएलपी या कंपनी, कोई भी इंसॉल्वेंट होना चाहता है तो आईबीसी लगेगा। इवन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के ऊपर भी पार्टनरशिप नहीं लगता, आईबीसी लगता है। एलएलपी के वाइंडिंग अप के ऊपर आईबीसी लगता है, कंपनीज के वाइंड अप के ऊपर आईबीसी लगता है। तो कोई भी हमारे देश में इंसॉल्वेंट, तुम लोग भी अगर इंसॉल्वेंट होना चाहते हो तो आप लोगों के ऊपर भी क्या लगेगा? आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। और आईबीसी के 5 पिलर हैं, याद रख लेना। ये 5 पिलर भी लिख के आए ना, उसको समझ में आ जाएगा, बच्चे को पूरा पता है। ये पूरा आईबीसी 5 पिलर्स पे टिका हुआ है। ये 5 पिलर्स बोला जाता है, लिटरली लॉ में लिखा हुआ है। आईबीसी के ये पूरा कोड 5 पिलर पे टिका हुआ है। 5 पिलर कौन कौन से? पहला आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्ट में जैसे सेबी है ना, आरबीआई एक्ट में आरबीआई है ना, ये ऑथोरिटीज। यहां पे आईबीसी में ऑथोरिटी कौन है? आईबीबीआई। होल सोल यही है, यही पूरा कंट्रोल करती है। दूसरा आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आप लोगों ने लिक्विडेटर का नाम सुना है कि उसका काम क्या होता है? प्रॉपर्टी को बेचना, लायबिलिटी को पेमेंट करना। यहां पे भी तो वही होगा, इंसॉल्वेंसी में वही तो होता है।
लिक्विडेशन भी यही होता है, लिक्विडेटर भी यही अपॉइंट होता है, लेकिन लिक्विडेटर को पहले बोलते हैं आईपी, आईपी उसके बाद वो लिक्विडेटर बनता है। आईपी का कोर्स भी होता है बेटा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और आईपी का कोर्स कौन कर सकता है? सीएसीएस एडवोकेट, जो सीएसीएस पास हो गए। सीएसीएस पास करने के बाद आप लोग आईपी का कोर्स कर सकते हैं, लिक्विडेटर बन सकते हैं। लिक्विडेटर तब बन सकते हो जब आईपी का कोर्स पास कर लिया हो। और ये आईपी का कोर्स कौन करवाता है? आईबीबीआई। और आईबीबीआई कौन से कोर्ट में करवाता है? आईबीसी में। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। फिर तीसरा पिलर है आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। ये आईपी प्रोवाइड कौन करता है? सीए कौन प्रोवाइड करता है? आईसीएआई। फिर उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी कौन प्रोवाइड करता है? आईसीएसआई। तो आईपीए हो गई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जो आईपीएस प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद एक होता है आयु। कौन मेरे बच्चे? आयु। आईयू, आई मतलब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, खबरीलाल। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को आम शब्द में बोलते हैं खबरीलाल। मतलब अगर गवर्नमेंट को किसी के बारे में, जैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे ये आया कोर्ट के पास कि कोर्ट को मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, इसके बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? पहले इसकी खबर निकालेंगे, कोर्ट आयु से पूछेगा, आयु इसकी पूरी खबर दो ला, आज तक कितनों से पैसा लिया, कितनों का पैसा चुकाया, कितनों का नहीं चुकाया, और अपनी प्रॉपर्टियां पिछले 2-3 साल में किस किस को बेची हैं, क्या पता बनाने आया हो, एप्लीकेशन पेंडिंग। तो कोर्ट किससे बातचीत करता है? आयु से। आयु पूरी सबकी खबर रखता है वो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। और एक होता है एए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब अगर आप इंसॉल्वेंट होना चाहते हो तो कहां जाओगे? कोर्ट में? नहीं, कोर्ट तो ना जाते हैं, वहां पे तारीख मिलती है। ये अलग से बनाया गया है। यहां पे 2 अथॉरिटी है, एए, एनसीएलटी और डीआरटी। एनसीएलटी की फुल फॉर्म सबको पता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और डीआरटी की फुल फॉर्म नया है तुम्हारे लिए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। आपको पता है बैंक वालों के पैसे नहीं दे तो बैंक वाले वसूली करने आ जाते हैं, डीआरटी बंदा बेचता है अपना, ये बैंकों के लिए बना हुआ है। तो सुनना, कोई भी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म इंसॉल्वेंट होना चाहती है तो वो डीआरटी के पास जाती है। और कोई कंपनी या एलएलपी इंसॉल्वेंट होना चाहती है तो किसके पास जाती है? एनसीएलटी। इतनी एक्स्ट्रा चीजें लिख के आओगे ना, मजा आ जाएगा उसको। और पूरा आईबीसी इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो देखो यहां पे भी है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ और एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया। देखो इसमें लिखा हुआ है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, दिखा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आयु, सिर्फ 3 ही लिखे हुए हैं, 2 तो गायब भी कर दिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और आईबीबीआई। और आईबीबीआई इन सबको कंट्रोल करता है। ये कब से आया? 1 अक्टूबर 2016, ठीक है। लोकसभा में 5 मई को पास हुआ मेरे बच्चे। इंडिविजुअल कंपनी एलएलपी सबके ऊपर एप्लीकेबल है। और इसके केसेस कौन सुनता है? एनसीएलटी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। समझ में आया? मैंने ये भी बता दिया, एनसीएलटी किसके केस सुनेगा? कंपनी और एलएलपी के। और डीआरटी किसके केस सुनेगा मेरे बच्चे? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के। लास्ट टॉपिक, इंडियन जुडिशरी। मैंने आपको पहले बताया 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, कानून कैसे बनता है पार्लियामेंट में, बता दिया। दूसरा ऑर्गन क्या था मेरे बच्चे? एग्जीक्यूटिव। इन्फोर्स कौन करेगा? मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कौन कौन सी पॉपुलर है वो हम लोगों ने पढ़ ली, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2 को और कंट्रोल करता है, 2 कौन कौन से थे? आरबीआई और सेबी, ठीक है। और फिर अंत में आके हमने आईबीबीआई के बारे में पढ़ लिया। अब आता है जुडिशरी, न्याय देने वाला। न्याय देने में सबसे ऊपर ही ऊपर कौन है? अपर पे कौन है मेरे बच्चे? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, उसके नीचे आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं उनको। सबसे ऊपर सुप्रीम, उसके नीचे सब ऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की एपेक्स बॉडी है न्याय देने में। ये कब बनाई गई? 26 जनवरी 1950, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, 26 जनवरी को ही आया। और मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। हाई कोर्ट तो पहले भी था, और ठीक है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट किसको रिप्लेस करके आया? फेडरल कोर्ट। ये हाईएस्ट अथॉरिटी है जो आर्टिकल नंबर 126 में बनाई गई। सॉरी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। इसको
इस पे कौन बैठता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ, अच्छा इनकी बेंच होती है, बेंच ऐसे नहीं कि चौराहे पे बेंच लगा दी वहां बैठ गए, नहीं, इनका बिल्डिंग होती है उनको बेंच बोलते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कितने मेंबर होते हैं? 7, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है मेरे बच्चे। प्रेजेंटली नंबर इंक्रीज कर दिए गए हैं, कितने तक? 34 तक। अरे केसेस बढ़ते गए तो बेंचेस तो बढ़ानी पड़ेगी ना यार, और चीफ जस्टिस में शामिल है मेरे बच्चे। और आप रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हो। रिट पिटीशन क्या होती है? क्या होती है रिट पिटीशन? आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो रिट पिटीशन क्या होती है? बोलो बेटा, 1 मिनट का टाइम दिया अभी मैंने आप लोग को, आपने सोचा भी नहीं अभी तक। रिट पिटीशन क्या होती है मेरे बच्चे? सुनना, मान लो अभय को पुलिस वाले आए दौड़ते दौड़ते ऊपर, 5 पुलिस वाले ले बाल से पकड़ा, घसीटते हुए सीढ़ियों से जीप में बिठाया, जेल में डाल दिया। ये पूछता रहेगा मेरे को जेल में क्यों डाला? दुनाई, फिर पूछा, फिर दुनाई। और आपको पता है किसी को जेल में डालते हैं तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। सुना है ये चीज? 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। नहीं, दे डंडो ही डंडो से, जहां मुंह खोले धन। हाँ मेरे बच्चे, सही है कि नहीं है? सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? इसके साथ गलत हो रहा है। देखो हमारे देश में हम लोगों को कुछ राइट दे रखे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14 से लेके 32 तक हमको 6 फंडामेंटल राइट है। उसमें एक फ्रीडम का भी राइट है हम लोग के पास, कि अगर आपको कोई उठा के ले जाए तो पहले आपको रीजन बताएगा पुलिस वाला, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। नहीं करा क्या कर लेगा ये? तो सुनना, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वोलेट होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट है, अगर फंडामेंटल राइट्स वोलेट हुए तो ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। कहां अप्रोच कर सकता है? ये गया पुलिस वाले के पास एफआईआर करवाने, इस बंदे ने मुझे छेड़ा है, और पुलिस वाले आना तारीख कल आना, फिर लिखेंगे एफआईआर, क्योंकि पुलिस वाले का बेटा था। अब इसकी एफआईआर लिखी नहीं रहे, गलत है कि नहीं है? इसके साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेगा उस पुलिस वाले के अगेंस्ट में, और सुप्रीम कोर्ट पुलिस वाले को रिट इशू करेगा। क्या इशू करेगा? रिट मतलब फाइनल वार्निंग। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? लिख उसकी एफआईआर, रिट पिटीशन, फाइनल वार्निंग। तो रिट पिटीशन हमेशा, रिट कौन इशू करता है मेरे बच्चे? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? जब किसी के फंडामेंटल राइट्स वोलेट होते हैं। आया? तो ये भी पावर है आर्टिकल नंबर 32 में। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो पहले भी था, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी था और अब भी है। हाई कोर्ट हर स्टेट में होता है, यूनियन टेरिटरी में होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 214, हाई कोर्ट हर स्टेट में होता है। इसके पास अपीलेट की पावर है। लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में कहां अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अगेंस्ट में कहां अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन आप हाई कोर्ट के पास कंप्लेंट भी कर सकते हैं, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन भी है इसके पास। ठीक है, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। हमारे यहाँ पे कितने हाई कोर्ट्स हैं अभी? ठीक है, सबसे पुराना वाला हाई कोर्ट कहां पर है? हाँ, के नहीं, सी। और कब कब बनाया गया था मेरे बच्चे? 2 तारीख को, 2 जुलाई को। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से नीचे कौन सा कोर्ट होता है मेरे बच्चे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके जज को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। अरे क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ में आया? और एक क्रिमिनल नेचर का भी कोर्ट होता है, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे?
जहां पे क्रिमिनल केसेस लड़े जाते हैं। सिविल कोड होता है और एक क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड में कौन सा कोड आता है मेरे बच्चे? कोर्ट ऑफ सेशन। अरे आया क्या? ठीक है यहां पे। और कई सारी मेट्रो सिटीज में सब ऑर्डिनेट कोर्ट की जगह कौन सा कोर्ट है? मेट्रोपोलियन। कौन सा कोर्ट है? ठीक है। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हैं अपन लोग? समझ में आया? देखो, मेट्रोपोलियन कोर्ट आर एस्टेब्लिश इन द मेट्रोपोलियन सिटीज इन कंसल्ट विद द हाई कोर्ट वेयर पॉपुलेशन इज 10 लाख और मोर। कहां पे रखा जाता है? जहां पे 10 लाख या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा चैप्टर था जो आपका क्या होता है? कंप्लीट। धन्यवाद।